मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका पुनः इस कक्षा में स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे अरस्तु के क्रांति विषयक विचार, और उनके कारण पढ़ने के बाद अलग अलग शासन प्रणालियों में क्या उपाय हैं, ये आज इनका अध्ययन हम करेंगे। सामान्य उपायों की चर्चा पिछली कक्षा में हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अलग अलग शासन प्रणालियों में क्रांति से बचने के अरस्तु ने क्या उपाय बताए हैं। तो उसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रजातंत्र की, कि प्रजातंत्र में क्रांति से के उपाय क्या हो सकते हैं। तो उसमें पहला उपाय है स्वतंत्रता और समानता। स्वतंत्रता, जैसा कि आप जानते हैं, प्रजातंत्र का एक आवश्यक गुण है, और प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था प्रजातंत्र पर आधारित होती है। सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रताएं दी जाती हैं, और व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता होना अति आवश्यक है। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ ये भी नहीं है कि जो इच्छा हो वो ही करे। स्वतंत्रता का पालन एक नियम के अंतर्गत ही संभव है। दूसरा इसी में समानता, कि प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था में सभी व्यक्ति समान होते हैं, और जाति, धर्म, वंश, भाषा, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाता। तो ये भाव ही रहना चाहिए, और समानता की इस भावना से ही सभी व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधा रखा जा सकता है। और है बहुमत का शासन। प्रजातंत्र में किसी व्यक्ति विशेष या कुछ व्यक्तियों का शासन नहीं, बल्कि बहुमत शासन व्यवस्था रहती है। सभी व्यक्ति सरकार के गठन में भाग लेते हैं, और सबको राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। एक है धनिकों के प्रति अन्याय नहीं। प्रजातंत्र में हमने देखा क्रांति का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि शासकों द्वारा धनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, और धनिकों की संपत्ति ले ली जाती है, उन पर अधिक कर लगाया जाता है। और इसका परिणाम ये होता है कि सभी धनी एक होकर के और प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं। तो ये है, धनिकों के प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए। सेनाध्यक्ष शासक ना हो। प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था में क्रांति फैलने का एक बड़ा कारण ये भी होता है कि अधिकांश शासक सेनाध्यक्षी होते थे, और ऐसे शासक निरंकुश होकर शासन करते थे, जिससे प्रजातंत्र निरंकुश तंत्र में परिवर्तित हो जाता था। तो एक सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है कि शासक को सेनाध्यक्ष के पद पर नहीं रहना चाहिए। एक उपाय है जन आंदोलक का अंत। ये इतिहास से इस बात का साक्षी है कि जन आंदोलक ही प्रजातंत्र को ध्वस्त कर डालता है। जन आंदोलक के कारण ही प्रजातंत्र निरंकुश तंत्र में परिवर्तित हो जाती है। तो प्रजा का, जनता का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो जन आंदोलन के चकमे में ना आए, और उसका अंत कर दिया जाए। और एक उपाय है शक्ति लोलुपता, धन लोलुपता नहीं होनी चाहिए। प्रजातंत्र में ये देखा जाता है कि शासक शक्ति का पुजारी और धन का लोभी हो जाता है। तो सर्वोच्च पदों पर, जैसा कि अरस्तु ने कहा है, कि आसीन पदाधिकारियों को 6 महीने से अधिक नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही राजपद को धन कमाने का साधन नहीं बनना चाहिए। तो ये प्रजातंत्र में क्रांति से बचने के उपाय हैं। इसके अलावा धनिक तंत्र में कैसे क्रांति से बचें, उसके उपाय अरस्तु बताते हैं कि बाह्य और आंतरिक फूट नहीं होनी चाहिए। प्रशासन ऐसा होना चाहिए कि जिससे किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर असंतुष्ट न किया जाए। राज्य इतना शक्तिशाली हो कि बाह्य राज्य उस पर आक्रमण करने का दुस्साहस ना कर सके, और शासक वर्ग में परस्पर प्रेम सद्भावना हो, तो धनिक तंत्र स्थिर रहता है।
गरीबों के प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए। जैसे प्रजातंत्र में तो ये खतरा रहता है कि वहाँ धनिकों के प्रति अत्याचार हो सकते हैं, और यहाँ धनिक तंत्र में यह खतरा रहता है गरीबों के प्रति अन्याय होता है। तो उसमें उपाय यही है कि गरीबों के प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए धनिक तंत्र में, क्योंकि शासन सत्ता जो है धनिकों के हाथ में रहती है और गरीब व्यक्ति शासनाधिकार से वंचित हो जाते हैं। तो अमीरों का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो गरीबों के साथ अन्याय नहीं करें, उनका शोषण नहीं करें। गरीबों को इतनी संपत्ति तो होनी चाहिए कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें, मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। और एक उपाय है, धन कमाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ऐसा देखा जाता है कि धनिक तंत्र के शासक जो हैं सरकारी कोष को अपना समझ करके काफ़ी गबन करते हैं, जिसका जनता पर पूरा प्रभाव पड़ता है। एक अन्य शासन प्रणाली है कुलीन तंत्र, एरिस्टोक्रेसी। उसमें क्रांति से बचने के उपाय में अरस्तु ने बताया है कि जनता के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए, शासक जनता को उचित सम्मान दे, जनता के हितों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और एक उपाय है कि महान पुरुषों का अनादर नहीं हो। महान पुरुषों का अनादर कुलीन तंत्र में क्रांति का कारण हो जाता है। तो योग्य पुरुषों को शासन में उचित स्थान मिलना चाहिए। इसके अलावा राजतंत्र में क्रांति से बचने के उपाय में अरस्तु ने बताया है कि राजतंत्र का शासक एक राजा होता है और राजा को संविधान के प्रति भक्ति रखनी चाहिए, उसके अधिकार सीमित हों और वह स्वेच्छाचारी होकर शासन न करे। संविधान के नियमों का सदा पालन होना चाहिए। राजा जनहित में अभिरुचि रखे। तो ये एक उपाय है, यानी राज्य भक्ति रहे। दूसरा है संयताचार। अरस्तु ने राजतंत्र की स्थिरता के लिए संयताचार को आवश्यक माना है। राजा को संयत व्यवहार करना चाहिए, उसे निरंकुश जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। गंभीर और संयत विचार वाला राजा ही अधिक स्थायी होता है। तो ये राजतंत्र में क्रांति के बचने के उपाय हैं। और इसके अलावा निरंकुश तंत्र में क्रांति से कैसे बचा जाए, अरस्तु ने निरंकुश तंत्र की सुरक्षा और स्थायित्व के लिए विस्तारपूर्वक विचार किया है। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। पहला है उत्साही पुरुषों की हत्या। निरंकुश का ये कर्तव्य होना चाहिए कि राज्य के समस्त प्रधान और उत्साही पुरुषों की हत्या करवा दे। उससे कोई भी व्यक्ति शासक के विरुद्ध काम नहीं कर सकता और शासक की आज्ञा का पालन सभी व्यक्ति करेंगे। तो ये उपाय बताया है। सामान्यतः ये अखरने वाली बातें हैं, लेकिन निरंकुश शासक को भी क्रांति से कैसे बचा जाए इसके उपाय अरस्तु ने बताए हैं। और दूसरा उसमें है सामूहिक भोज, क्लब और शिक्षा नहीं। अर्थात निरंकुश शासक को अपने राज्य में सामूहिक भोज, क्लब, शिक्षा की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि उसको ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे लोगों में उत्साह और विश्वास हो। अरस्तु तो यहाँ तक भी उनको परामर्श देते हैं कि साहित्यिक प्रकाशन, भाषण, सभा पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, यानी बौद्धिक जागृति से निरंकुशता समाप्त हो जाती है। तो वो सारे चीज़ उसको करनी चाहिए जो उसके अगेंस्ट हो सकती है। एक है महिला गुप्तचर। निरंकुश शासक के लिए जनता के बारे में जानकारी आवश्यक है। प्रतिदिन जनता क्या करती है, क्या कहती है, शासक के प्रति उसके क्या विचार हैं, इन बातों की जानकारी गुप्तचरों के द्वारा ही प्राप्त करनी चाहिए। और इसमें महिला गुप्तचर अधिक योग्य साबित होती हैं। अरस्तु ने इस पर विशेष जोर दिया है। और सिराकुलूज में अनेक महिला गुप्तचरों की व्यवस्था थी उस टाइम। एक है नागरिकों में फूट का वमन। निरंकुश शासक को अपनी स्थिति को सशक्त बनाए रखने के लिए नागरिकों में फूट का बीज वपन करना चाहिए। मित्र, नागरिक, अमीर, गरीब सभी आपस में फूट से परेशान रहें ताकि वो निरंकुश शासक के विरुद्ध सोचने की भी ना सोचें। एक है जनता को दरिद्रता में रखना और अनेक कर लगाना। नागरिकों को हमेशा दरिद्रता में रखना चाहिए निरंकुश शासक।
परिणाम ये होगा कि शासक की आय बढ़ जाएगी और वह अपने रक्षकों को आसानी से रख सकेगा। गरीब जनता रोटी की पूर्ति में परेशान रहेगी और रोटी की चिंता में जनसमूह लगा रहेगा, तो कोई भी जो व्यक्ति है वो शासक के खिलाफ षड्यंत्र करने की सोच ही नहीं सकता। इसी प्रकार अनेक कर लगाए, निरंकुश शासक जनता पर अनेक कर लगाए, ये परामर्श सुझाव उपाय बताया है। इससे जनता दरिद्र हो जाएगी और उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। एक और उपाय बताया, युद्ध का प्रेमी। निरंकुश शासक को युद्ध का प्रेमी होना चाहिए, अर्थात उसे हमेशा युद्ध करते रहना चाहिए। इससे ये होगा कि जनता युद्ध से त्रस्त रहेगी और वो हमेशा एक नेता के संरक्षण में रहना पसंद करेगी। देवता का उपासक, एक उपाय निरंकुश तंत्र से कैसे हो ये बताया उसमें कि निरंकुश शासक को देवता का उपासक होना चाहिए। देवताओं में विश्वास रखने वाला शासक जनता के हृदय में श्रद्धा का भाव रखता है। जनता को ये विश्वास हो जाता है कि वे धर्मपरायण शासक है, जनता के विरुद्ध शासन नहीं कर सकता, वो सदा न्याय पर आधारित रहेगा, तो वो शासक के विरुद्ध षड्यंत्र भी नहीं सोचते हैं। एक अरस्तु ने एक विशेष उपाय बताते हुए बताया है कि वो अपराधियों को दंड तो दूसरों के द्वारा दिलवाना चाहिए, परंतु लोगों को जो पुरस्कृत या उसके साथ कोई भलाई का जो काम है वो स्वयं करना चाहिए। जो गुणी व्यक्ति हैं उनको उचित सम्मान देना चाहिए और राज्य के सम्मान स्वयं शासक के द्वारा वितरित किया जाना चाहिए, उनका परामर्श है। और उन्होंने ये भी कहा है कि निरंकुश शासक को कभी भी अपने से सज़ा नहीं देनी चाहिए। पदाधिकारियों, न्यायालयों द्वारा अपराधी व्यक्तियों को सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये उन्होंने निरंकुश तंत्र को क्रांति से बचने के उन्होंने उपाय बताए। इस प्रकार हम देखते हैं कि अरस्तु ने न केवल क्रांति के कारणों का विश्लेषण किया है, सामान्य कारण, विशेष शासन प्रणालियों के विशेष कारण, तो वैसे ही उसने सामान्य उपाय बताए हैं और विशेष शासन प्रणालियों में क्रांति के बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। यहाँ तक कि निरंकुश तंत्र में भी एक निरंकुश शासक को क्रांति से बचने के उपाय का परामर्श अरस्तु देते हैं। अब उनके मूल्यांकन करेंगे इन विचारों का और आलोचक इसके बारे में क्या विचार प्रस्तुत करते हैं, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और उन बिंदुओं को हम देख सकते हैं। साम्राज्यवाद, विदेशी व्यापार, धर्म, निरंकुश तंत्र का संरक्षण और सरकार के रूप में परिवर्तन के संबंधित जो विचार उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो उसमें अरस्तु राज्य की क्रांति में साम्राज्यवादी लिप्सा का एक बहुत बड़ा हाथ रहता है और बड़े बड़े राज्य इसमें ध्वस्त हो गए, लेकिन इसके बारे में उन्होंने इसके बारे में विश्लेषण नहीं किया। आलोचक ये कहते हैं कि साम्राज्यवादी नीति के कारण भी बड़े बड़े राज्य ध्वस्त हो जाते हैं। सिकंदर महान इसी नीति को व्यवहारिक रूप दे रहा था और अरस्तु सिकंदर का महान गुरु और व्यवहारिक दार्शनिक होते हुए क्रांति के इस मूल कारण की उन्होंने उपेक्षा की। दूसरा, विदेशी व्यापार। अरस्तु के समय व्यापार का प्रचलन था और यूनान के नगर राज्य में विदेशियों की जनसंख्या भी थी, उनका मुख्य पेशा व्यापार भी था। राज्य परिवर्तन में व्यापारियों का हाथ भी रहा है और इस प्रकार पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज़ों ने व्यापार के बल पर विश्व में अनेक राज्यों की राजनीतिक सत्ता हथिया ली है। भारत में भी अंग्रेजी राज्य का जो व्यापार के कारण ही व्यवस्था हुई, स्थापना हुई। तो एक महान दार्शनिक होने के नाते अरस्तु को राज्य परिवर्तन के इस कारण को पहचानना चाहिए, लेकिन इसके बारे में उनका जिक्र नहीं है। धर्म, अरस्तु ने धर्म को राज्य की क्रांति का कारण नहीं माना। ये कहना उचित होगा कि उसने धर्म की चर्चा ही नहीं की, तो धर्म भी क्रांति का कारण बन जाता है। और एक है निरंकुश तंत्र का संरक्षण। अरस्तु ने निरंकुश तंत्र की रक्षा के लिए दो प्रकार के उपाय बताए, एक परंपरावादी साधन, दूसरे प्रतिकूल उपाय।
और दोनों उपायों के अध्ययन से पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। एक और तो निरंकुश शासक उत्साही पुरुषों की हत्या करवा दे और दूसरी तरफ योग्य व्यक्तियों को सम्मान दे, एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती। और आलोचक तो इसकी ये भी आलोचना करते हैं कि अन्य शासन व्यवस्थाओं को स्थायी बनाए रखने के सुझाव दिए हैं, लेकिन निरंकुश तंत्र को भी स्थायी बनाए रखने के सुझाव दिए हैं, और जिन साधनों का प्रयोग करने के लिए कहा है वो पूर्णतः अनतिक्तिपूर्ण है। तो ये अरस्तु की आलोचना की जाती है। और राज्य के सरकार के रूप में परिवर्तन, आज सरकार के रूप में परिवर्तन हो गया है, यानी राजतंत्र, कुलीन तंत्र, धनिक तंत्र, निरंकुश तंत्र प्राय लोप हो गए हैं, और प्रजातंत्र का अब भी आदर है, लेकिन उसका स्वरूप बदल गया है। धनिक तंत्र का रूप बदल करके पूंजीवाद में हो गया है। आज समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद अधिक प्रचलन में है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद में होने वाली क्रांतियों का अन्वेषण किया जाए। तो अरस्तु का एक क्रांति संबंधी विचार जो है इस संदर्भ में पुराना है, लेकिन फिर भी अरस्तु ने जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है, जो सटीक विश्लेषण, प्रमाणिक विश्लेषण उन्होंने प्रस्तुत किया है, उसके संबंध में मैक्सी के शब्दों को हम उद्धृत कर सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि राजनीति विज्ञान क्रांति रूपी विश्व का प्रतिकार करने के लिए इससे अधिक विश्वसनीय उपायों का निर्देश नहीं कर सकता। तो ये अरस्तु के क्रांति विषयक विचार हैं। धन्यवाद।